औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डायनामिक्स है उसका लेक्चर नंबर, तो आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या करना, मुझे आप बताइए। बेटा जी बात गौर से सुन लो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक डेफिनेशन, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की आप एक डेफिनेशन पढ़ चुके हो। क्या दी? व्हेन द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी an acceleration is produced in the body in the direction of force. The magnitude of acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of body. यही था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बयान करने का दूसरा तरीका। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बयान करने का दूसरा तरीका वो ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। वो कहता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इज फोर्स। ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स। दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन in terms of momentum, change in momentum। नहीं, बात नहीं समझ रही है, बात समझ आई है। अब बड़ी मजे की बातें समझाऊंगा, अभी जरा काम तो शुरू होने दो। सुन रहे हो? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने का दूसरा मेथड ये है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब ऐसा याद रखना, तो सर अब तो याद रखना ही नहीं है ना, चल मैं कहता उसको याद ना रखना, ठीक है? पक्का? हाँ, जो बात है को याद वो याद रहती, तो ये अब याद ना रखना उस पर क्या ठीक है, और याद रखने का तो किसी की आवाज नहीं आई। आपकी भी डबल पॉलिसी मुझे कभी समझ नहीं आई। सो लेट अस स्टार्ट द वर्क एंड द वर्क इज फोर्स एंड मोमेंटम are second definition of the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion in terms of change in momentum। नहीं समझ आ गया? मैंने क्या कहा तो ये बता, बस इन यूनिट टाइम एक सेकंड में जो मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा? वो उस फोर्स के बराबर होगा जो चेंज लेके आएगी। मोमेंटम में चेंज जाने थोड़ी आएगा, फोर्स ही लेके आएगी ना। वो कौन सी फोर्स होगी? आप मोमेंटम को टाइम पे डिवाइड कर दो। चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम बराबर होगा उस फोर्स के जो वो चेंज लेकर आएगी। नहीं समझ आया? आपने एक बॉडी पे फोर्स लगाई और एक सेकंड में उसके मोमेंटम में जितना भी चेंज आएगा ना, वो मोमेंटम का चेंज उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अभी भी नहीं समझा? मैंने एक बॉडी पे फोर्स लगाई और उस बॉडी के मोमेंटम में 2 किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया।
मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया, सॉरी इन यूनिट टाइम है, टाइम पे डिवाइड करो तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कितनी फोर्स लगी इस पे? मैंने एक बॉडी पे फोर्स लगाई, उसके मोमेंटम में 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आ गया, तो कितनी फोर्स लगी उस पे? हाँ, कितने का चेंज आया? 1000 का, 2000 रुपए का, 3000 रुपए का, 5000 रुपए। मैंने एक बॉडी पे फोर्स लगाई, जो उसके मोमेंटम में चेंज आया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, 1 सेकंड में मोमेंटम में 2 किलोग्राम मीटर, ये स्क्वायर हो जाएगा। बताएं बॉडी पे कितनी फोर्स लगी? बॉडी पे कितनी फोर्स लगी? अल्लाह वालियो, ये न्यूटन है, ये न्यूटन है। जितना मोमेंटम में चेंज आया उतनी ही फोर्स लगी। समझ नहीं आया? सफारी फुल, हाँ समझ आया? क्या समझ आया? एक बॉडी पे मैंने फोर्स लगाई और उसके मोमेंटम में 100 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आया। बताओ बॉडी पे कितनी फोर्स लगी? 100 न्यूटन। पता नहीं 100 क्या 100 क्या न्यूटन, 100 न्यूटन की फोर्स लगी। समझ आया नहीं? हाँ न्यूटन, यूनिट सार बताना होता है। अभी भी नहीं समझे? आ गई है समझ? शुक्र है समझ आ गई है। सो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, ठीक है? वही याद है मैंने जब इक्वेशन का मोशन प्रूव करवाई थी, याद है ना? मैंने कहा था क्या? कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी vi, क्योंकि हमने काइनेमैटिक्स में मास को डिस्कस, यहां पे मास को डिस्कस करना है इसलिए मास बताया। ये डायनामिक्स है, बॉडी का मास बताना पड़ेगा कि बॉडी कौन सी है, उसका मास कितना, उसमें एटम्स की तादाद कितनी है। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, लेट ए फोर्स f। अब वहां पे आपने कहा था इस वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम, नहीं बता रहा क्यों? आपने कहा था कंसीडर बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi in a straight line with uniform acceleration a and its velocity becomes vf after time t, and the motion of the body is shown by the graph as shown in the figure। ऐसे ही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ था हमने फिगर में। फिर आप पहली इक्वेशन लिखते हैं तो उसके लिए कुछ और लिखते हैं, दूसरी के लिए कुछ और, तीसरी के लिए कुछ और। याद आया? तो फर्स्ट में स्लोप निकाली थी, दूसरी में एरिया निकाला था अलग अलग ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का, और तीसरी में जाके आपने ट्रापेजियम का एरिया निकाल लिया था, निकाला डिस्टेंस इधर। तो मैं याद हो कि नहीं याद हो? याद आया ना? फिर अगर याद आया तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या करना है? एक बॉडी है आपके पास, उसका मास बताना पड़ेगा, मास है m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? vi। अब बताना पड़ेगा भाई हमने उस पर लगाई है फोर्स, उससे पैदा होगा एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी होगी vf और टाइम लगेगा t। ये लिखो, देख लो बेटा। डायनामिक्स में कितनी चीजें बतानी पड़ेगी? 7 चीजें। 5 से काम नहीं चलने वाला अब। तो लेट ए बॉडी है मास m मूविंग विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi, ठीक है? लेट ए फोर्स अफेक्ट्स ऑन द बॉडी व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a in it। दिस चेंजेस, दिस से मुराद कौन है? दिस से मुराद यस, फोर्स लगी, क्या पैदा हुआ? क्या पैदा हुआ? इस एक्सेलरेशन ने, दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन पैदा हो तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी? हाँ। सो लेट्स इस फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t becomes yes, you will have to tell this कि फर्ज कीजिए उसकी वेलोसिटी टाइम t के बाद कितनी होगी? vf। फोर्स लगी, एक्सेलरेशन पैदा हुआ, उस एक्सेलरेशन की वजह से या फोर्स की वजह से बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी टाइम t में vf होगी।
कुछ वक्त भी तो लगेगा ना, या नहीं लगेगा? हाँ, मेरे पास माँ बाप बच्चे पढ़ने भेजते हैं, दूसरे दिन आके पूछते हैं बच्चे ने मैट्रिक क्यों नहीं किए? भाई बस कर यार, कुछ टाइम लगेगा। आज सुबह कंटी है, मेरा बेटा स्कूल में था तो वहां भी उसकी लिखाई ऐसी ही थी, अब भी लिखाई ऐसी ही है, और वो मुझे कहता ये स्कूल छुड़वा दो बस। मैंने कहा, कहता कहाँ? कहता जरा, कहता पीछे वाले स्कूल जाना। मैंने कहा यहाँ क्या पढ़ाते बहुत है। मैंने कहा जैसे चेंज आने लगा बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया। आपने देखा सर ये क्या कर रहे हैं? तो चेंज आएगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ना, एक्सेलरेशन पैदा होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ना भाई, ब्रेन तो वॉश होगा ना फिर। तो फिर सो देयरफॉर बेटा बात याद रखे, चेंज आने में वक्त लेता है। दोबारा शुरू करते हैं। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, ठीक है। लेट ए फोर्स f x ऑन द बॉडी, तो क्या होगा? विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a इन द बॉडी, या इन इट, इन द बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस फोर्स और दिस एक्सेलरेशन चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, let its velocity becomes vf after time t, या its final velocity after time t is vf, ठीक है। जब वेलोसिटी vi होगी तो मोमेंटम भी pi होगा, जब वेलोसिटी vf होगी तो मोमेंटम भी, हाँ, जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी तो m मल्टीप्लाई vi मोमेंटम था, तो जब वेलोसिटी vf हो जाएगी तो मोमेंटम भी m मल्टीप्लाई vf हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अगर पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, अब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो मोमेंटम चेंज होगा नहीं होगा? बॉडी का मास तो वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया। तो इफ pi एंड pf be the initial momentum and final momentum of the body related to initial and final velocities respectively, then initial momentum pi बराबर होगा mass multiply initial velocity, final momentum बराबर होगा m multiply vf। ऐसा ही है बेटा, हमें निकालना चेंज इन मोमेंटम, और चेंज होता है फाइनल मोमेंटम माइनस, बोलते नहीं ये फाइनल मोमेंटम माइनस, पक्का? अपनी बात पे पक्के हो? चलो मैं देखता हूँ कितने पक्के हो। चेंज इन मोमेंटम होगा pf माइनस pi, pf की वैल्यू पुट की, pi की वैल्यू पुट की, कर दी। अब बेटा रेट का मतलब इसको टाइम से डिवाइड करना, सुन रहे हो? तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, तो दोनों साइडों को t से डिवाइड कर दिए, रेट का मतलब तो यही होता है ना। अच्छा, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? ऊपर v कॉमन, m कॉमन आ रहा है, तो vf माइनस vi बटा t क्या होता है? क्या होता है? हाँ वही ये लिखा, सिंस vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये किसके बराबर होता है? A produced by the force, since is the rate of change of velocity equal to acceleration, and A acceleration क्या? Produced by the force F। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं since ये डाल दें, अगर ऊपर वाला नहीं डालना चाहते ना तो आप since के बाद डायरेक्ट ये डाल दें, since vf minus vi divided by t is a। समझ आया? क्लियर हुआ? नो, जब मैं यहां पे क्या पुट कर दूंगा, इस पूरे की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? a, तो ये बन जाएगा मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, और आपको अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये किसके बराबर है? फोर्स के, यही है। सो लिहाजा इक्वेशन नंबर 3 और 4 को यूज करें तो pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन 5 आल्सो डिफाइंस फोर्स एंड स्टेट्स न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एज, ये फोर्स को डिफाइन कर रही है। फोर्स क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। चलिए आज एक काम करते हैं,
स्पीड की डेफिनेशन कौन बताएगा? चल बता। इन यूनिट टाइम। अब ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। चल वेलोसिटी बच्चे तू बता दे। वही डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ a body with respect to time is called velocity, acceleration। बच्चे वेलोसिटी पे बात आस्था क्यों होगी? सही बोल रही है, कॉन्फिडेंस से बोलो। आपको अपनी बात पे यकीन नहीं तो मुझे क्या यकीन करवाओगे? मुझे बोलो। The rate of change of velocity of a body with respect to time is called acceleration। अब आ गई फोर्स। वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन है, लेकिन मोमेंटम का चेंज फोर्स है। समझो? डेफिनेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, ठीक है, एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ, ये ऑफ का ओ कैपिटल डाल रहा हूं मैं, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड बाय इक्वेशन 5। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मोमेंटम मैंने आपको उस दिन प्रूव करके दिया था। मैंने कहा था कि न्यूटन सेकंड भी होता है। आज जरा आ जाओ। अभी आपने एक चीज देख ली, मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv, ऐसा ही है। मास होता है किलोग्राम और वेलोसिटी होती है मीटर पर, तो मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। आज ये देख ले जरा, डेल्टा P बाय T किसके बराबर है? फोर्स के। तो P किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा P इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो P मोमेंटम ही है ना, फोर्स न्यूटन में होती है और टाइम सेकंड में, तो मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड भी होता है। नहीं समझ? मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड भी होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है। नहीं समझ आते दोबारा? तो आप इसको यूं भी कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स force, is called the force acting on the body. When a force acts on the body, it produces an acceleration in the body. आप ये कहते हैं it produces, ठीक है, an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of body। वो फोर्स बॉडी के मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर होगी इन यूनिट टाइम। बात समझ आया? नहीं आया मेरा ख्याल में। नहीं समझे? आगे ये समझ, आसान चीज है मुश्किल चीज है। तो बेटा अगर आपको स्पीड की डेफिनेशन आती है, एक्सेलरेशन की आती है, वेलोसिटी की आती है, तो फिर फोर्स की भी आप इस तरह कर सकते हैं। और ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अच्छा मजे की बात बताऊं, अब आप ये कहते हैं ठीक है सर, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम के बराबर होता है। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन तो बच्चे जो डायरेक्शन, याद रखना डेल्टा P एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो जो इसके चेंज की डायरेक्शन है ये वही डायरेक्शन है जो फोर्स की डायरेक्शन। नहीं समझ आया? फोर्स जिस सिम्त में लगेगी मोमेंटम भी उसी सिम्त में चेंज होगा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ले दूंगा, ए बॉडी of mass 5 kg is moving with a velocity of 10 meter per second। सुन रहे हो? Find the force required to stop it in 2 seconds। वो फोर्स बताइए जो इसको 2 सेकंड्स में रोकने के लिए चाहिए। पीछे वाले चैप्टर में इस तरह कोई सवाल उठा था, आपने कहा था बॉडी 2 सेकंड्स में रुक रही है, बताएं एक्सेलरेशन क्या होगा। फोर्स को तो पता ही नहीं था आपको। अब ये कह रहे हैं बताओ कितनी फोर्स चाहिए उसको 2 सेकंड्स में रोकने के लिए। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे। बॉडी का मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी, रोकना ना, मास दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, रोकना फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी, टाइम ये दे दिया। बेटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि फोर्स बराबर होती है mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय, मैंने अभी ऊपर लिखा था pf माइनस pi f, लेकिन एक गलती मैंने की है कि मुझे pf पहले डालना चाहिए pi। so we were doing this question,
ये फार्मूला आ गया। मास की जगह पे क्या आ जाएगा 5, वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा वीएफ तो 0 है, मास वैसे ही, वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा 10, टाइम कितने तो क्या आ जाएगा मास की जगह पे 5 आएगा सॉरी, तो 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25 न्यूटन। माइनस का साइन बता रहा है कि फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, रोक रही है ना इसलिए नेगेटिव। समझ आया नहीं आया बच्चे, यहां पे नेगेटिव का साइन है, ठीक है। 25 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, नेगेटिव साइन शोज दैट इट शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके। ये वेलोसिटी के अपोजिट लगेगी, नहीं बात समझे, क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे, अगर इसी बॉडी को आपने रोकना होता 1 सेकंड में तो फिर कितनी फोर्स चाहिए होती, तो जहां पर 2 लिखा हुआ है 1 आ जाता, तो फोर्स कितनी आ जाती -50। अगर मैं कहता नहीं 2 सेकंड्स में नहीं, आधे सेकंड में रोकना, अब देखते जाना, -50 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन, तो फोर्स चाहिए होगी 100 न्यूटन। क्लियर हो गया। अगर मैं चाह दूं नहीं 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 नहीं, नहीं आधे सेकंड में नहीं, चौथे सेकंड में रोकना, तो यही फोर्स कितनी हो जाएगी 200 न्यूटन, नीचे 1/4 आएगा, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 200 न्यूटन। अगर मैं कह दूं नहीं 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 1 सेकंड के 10वें हिस्से में रोकना, तो ये कितनी हो जाएगी 500, 1/10 नीचे आएगा, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो 500 न्यूटन। सुनते जा रहे हो, जो जो टाइम कम होता जा रहा है, रोकने की जो फोर्स है वो भी जब सेकंड 2 थे, टाइम ज्यादा था, 50 न्यूटन 25 न्यूटन की फोर्स चाहिए, ये टाइम बता रहा हूं साथ साथ। अगर 2 टाइम ज्यादा दोगे तो फिर रोकने के लिए फोर्स कम चाहिए होगी। ये 2 सेकंड थे, ये 1 सेकंड है, ये आधा सेकंड है, ये चौथा सेकंड है, ये 1 सेकंड का 10वां हिस्सा है, बहुत कम टाइम है। मैं कहता हूं नहीं नहीं 1 सेकंड के 100वें हिस्से में रोकना, तो कितने न्यूटन की फोर्स चाहिए 5000 न्यूटन की फोर्स चाहिए। मैं कह दूं नहीं 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 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में रोकना, सुन रहे हो, मिली सेकंड में रोकना, तो फिर 50,000 न्यूटन की फोर्स चाहिए। समझ आया या नहीं आया? नहीं आया ना। आज आपकी बॉडी आपसे ज्यादा फिजिक्स जानती है, मैं आपको बताऊंगा, कुछ बातें समझ आ रही नहीं आ रही। अच्छा बेटा, अब अगर मैं आपको छत से कहूं बेटा नीचे कूद जाओ, और नीचे पड़ी हुई है रेत, क्या पड़ी हुई है आज पुत्र बड़ी मजे की चीज है, आपको समझ आने वाली। आप कूदते हो छत से और नीचे रेत पड़ी हुई है, यहाँ पे जैसे आप छलांग मारोगे आपके पांव क्या करेंगे, रेत के अंदर धंसते चले जाएंगे, फौरन तो नहीं रुक जाओगे टकरा के, कुछ वक्त लगेगा, रेत दबेगी और आपको रोकने का टाइम बढ़ा देगी। अब रुकना यहां से शुरू करोगे, रुकते 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 यहां जाकर रुको। ये रेत ने जो अपनी शेप को चेंज किया है, क्यों किया है? रेत ने दबकर आपके रुकने का टाइम बढ़ा दिया। आपको चोट नहीं लगी, आपको रुकने में फोर्स कम लगी है। आप पर जो रेत ने फोर्स लगाई है वो क्या लगाई है, आपको इतनी चोट नहीं लगती। जनाब, अगर यही छत होती और नीचे होता फर्श, जरा लगाओ ना छलांग, जैसे ही टक्कर लगी वैसे ही रुक गए। रुकने में बेटा नैनो सेकंड्स लगते हैं, 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा। क्या हड्डी टूट जाती है, उंगलियां टूट जाती हैं, रीढ़ की हड्डी रेजा रेजा हो जाती है, वजह
जवाब देगी 10 आया। फ्रैक्शन देख रहे हो, ये न्यूमरेटर है, मैं न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख रहा हूं, 10 नहीं है, इसको 5 पे डिवाइड करता हूं, आंसर बड़ा हो गया। न्यूमरेटर वही है, इसको 2 से डिवाइड करता हूं, आंसर बढ़ा नहीं बढ़ रहा, पूरी फ्रैक्शन का आंसर बढ़ता जा रहा है जूं जूं आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है ना, है ना। फिर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, जूं जूं डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू आती जाएगी फ्रैक्शन की वैल्यू, न्यूमरेटर कांस्टेंट रखो। चलो और आगे चलते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए आंसर 10 आ जाएगा। चलो डिनोमिनेटर में 1/2 कर लेते हैं, आंसर 20। चलो डिनोमिनेटर में हम 1/4 कर लेते हैं, आंसर 40। जू जू बेटा डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, आंसर अच्छा। अगर रुकने का टाइम कम होता जाए, फोर्स पूरी की पूरी फ्रैक्शन फोर्स के बराबर है ना, फोर्स। तो जब आप किसी सॉलिड बॉडी पे गिरते हैं तो सॉलिड बॉडीज का रोकने का टाइम बहुत कम होता है, टक्कर लगते साथ ही बॉडी मिनिमम टाइम में रुकती है, नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में। रुकने में इतना ज्यादा वक्त, रेत पे गिरते हो, मैट्रिक्स पे गिरते हो तो गिर के थोड़ी देर नीचे जाते हो, रुकने का टाइम, टक्कर बागौर से सुनना, जब आप मैट्रिक के साथ टकराते हो ना तो टक्कर काफी देर तक होती है, जब आप फर्श के साथ टकराते हो इधर टक्कर हुई बस। कुलियन का टाइम जो है, सुन रहे हो, जो चेंज इन मोशन का टाइम है, रेत आपकी मोशन को रिड्यूस करने का टाइम क्या लेती है, ज्यादा दबकर। रेत दबती है और आपके रुकने का, आपकी वेलोसिटी में चेंज का टाइम बढ़ा देती है, इसलिए आप पे फोर्स क्या लगती है, ज्यादा लगती है। जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। डिनोमिनेटर में फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ आया। जब आप फर्श पे छलांग मारते हैं ना तो फर्श आपकी वेलोसिटी में चेंज बहुत कम वक्त में ले आता है। सॉलिड बॉडीज चेंज द मोशन ऑफ बॉडी इन मिनिमम टाइम, इन ए वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। तो जो वो फोर्स लगाएंगी फिर वो क्या लगाएंगी, जब वो आपको मिनिमम टाइम में रोक रही है तो फोर्स क्या लगाएंगी, टाइम कम है तो फोर्स क्या होगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाती हैं, और हो सकता है हमारी टांगे वो फोर्स बर्दाश्त और फिर हम उठने के काबिल ही न रहे। बात नहीं समझ रहे बेटा, सॉलिड बॉडीज दबती नहीं, जब दबती नहीं है तो रुकने का टाइम भी बढ़ता नहीं है, वो फौरन रोक देती, बहुत कम टाइम में इधर बॉडी गिरी उधर रुके, रेत पे गिरते तो थोड़ा नीचे जाते हो, नहीं समझ आया। यहां पे मैं चलो फर्ज करता हूं, यहां पे भी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी, जैसे टक्कर हुई, यहां पे भी क्या थी 100 मीटर, लेकिन रेत ने रोकने में 2 सेकंड ले लिए और इसने रोकने में 10⁻⁹ सेकंड लिए, नैनो सेकंड्स। 100 को जरा डिवाइड करो, सुन रहे हो। अब वेलोसिटी ने 100 से कहां पे जाना, 0 पे, वेलोसिटी में चेंज क्या आना, 0 पे, इसने भी किस पे जाना, 0 पे। अब इस वेलोसिटी को 0 करने में कितने सेकंड्स लग रहे हैं, 2 सेकंड, और इस वेलोसिटी को 0 करने में कितने सेकंड्स लग रहे हैं, नैनो सेकंड्स। और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर उतना ही बड़ा होगा, समझ आया नहीं है। तो बेटा जी यहां पे फिर जब लगती है ना चोट तो जिसम रेजा रेजा हो जाता है। सॉलिड बॉडीज जो हमारी मोशन में, हमारे मोमेंटम में चेंज लाती हैं, ये मोमेंटम है ना, जो इसके अंदर वो चेंज, मोमेंटम क्या, वेलोसिटी में चेंज लाएंगे ना, वेलोसिटी को वीएफ से क्या करेंगे, वीआई, ठीक है, सॉरी वीआई को वीएफ तक। अब यहां पे वेलोसिटी वीआई क्या, 100 मीटर पर सेकंड, इसको 0 करने में जो वक्त लगता है वो सॉलिड बॉडी का लेती है बहुत कम, और जो आपकी रेत है वो क्या लेती है ज्यादा, मैट्रिक्स उससे भी ज्यादा लेता है। मैट्रिक्स तो दबता है काफी देर तक और फिर आपको ऊपर उठाता है, ज्यादा नहीं उठाता, ज्यादा ना, तो आपकी वेलोसिटी में
जो चेंज है, अगर वो उस चेंज को लाने में टाइम ज्यादा, अच्छा मजे की बात बताऊं, जब आपके हाथ में कोई टीचर डंडा शंडा मारता है तो आप हाथ किधर को लेके जाते हो, आगे को या पीछे को? क्यों? इधर टीचर का डंडा लगा और साथ ही आपका हाथ भी मूव गया। टीचर के डंडे में तो रुकना और आपको चोट लगनी है ना। अब इसका मतलब आइंदा से बस अब गौर से सुनो। चलो अच्छा, फिजिक्स को यूज करके मार से बच सकते हो। आपने देखा कि जब एक बंदा कुंग-फू खेल रहा होता है, जब उसको मुंह पे मुक्का मारा जाता है तो कुंग-फू वाला अपना मुंह पीछे करता है। क्या करता है? पीछे। उसके पेट पे मुक्का मारा जाता है तो अपना पेट पीछे करता है। क्यों? उसको पता है कि मुक्का तो मुझे लगना ही लगना है, लेकिन जब मैं पीछे करूंगा तो जो कोलिजन का टाइम है वो बढ़ जाएगा, मुक्के के रुकने का टाइम। तो जितना ज्यादा टाइम मिलेगा किसी चीज को रुकने में, उतनी कम फोर्स लगेगी उसमें, उतना रिएक्शन कम होगा। देखिए फर्श आप पे रिएक्शन करते हैं ना, आप आकर टकराते हैं और फर्श आपको रोकता है। अब फर्श अगर सख्त हुआ, सीमेंट का बना हुआ तो वो तो नहीं दबेगा। जब वो दबेगा नहीं तो जो चेंज इन वेलोसिटी है 100 मीटर से 0 पे आना, वो बहुत कम वक्त में आ जाएगा। जो मोमेंटम में चेंज आएगा उसका वक्त बहुत कम होगा। और याद रखना, जब वक्त कम होगा तो फोर्स फिर क्या होगा? ज्यादा फोर्स लगनी पड़ेगी। वो फोर्स आप पे लगेगी ना, तो उसके नतीजे में चोट ज्यादा लगेगी, दर्द ज्यादा होगा, इफेक्ट ज्यादा होगा। और जब आप कल मुझे कहते सर मैं पीछे कूद जाऊं, मुझे पता नहीं, जब मिट्टी जो है वो नरम है, लेकिन इतनी भी नरम नहीं। सो देयरफॉर वो मिट्टी इसको रोकेगी तो सही, वक्त को बढ़ाएगी, लेकिन हो सकता है वो मिट्टी इतना वक्त ना बढ़ाए जितना इसको रुकने के लिए चाहिए। इसकी हड्डियां शायद कमजोर हों, आजकल पेप्सी की बोतल पी वैसे ही अपनी अपनी हड्डियां साड़ी हुई है। मिट्टी खुदा ना खास्ता आपको रोकने का टाइम जो है उतना ना लगाए जिससे आपकी हड्डी बच सके। वो टाइम थोड़ा कम हो गया तो हड्डी टूट जाएगी। समझ आया नहीं यार? तो आपको डंडा पड़ता है, तब भी आप हाथ नीचे करते हैं। क्या कर रहे होते हैं? आपकी बॉडी जानते हैं कि यूं करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा डंडे के रुकने में और दर्द कम होगी, फोर्स कम लगेगी। और जो मेरी तरह का बेवकूफ ऐसा हाथ करके खड़ा तो उसको डंडा भी फिर जोर से लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने रुकने को टाइम कम कर दिया, तो फिर फोर्स क्या लगेगी, तो फिर दर्द भी ज्यादा होगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कुंग-फू की टेक्निक में ये सिखाया जाता है, ऐसे करना है, ऐसे सारे लाना, कि जब पंच मारे तो पीछे को मूव करना है। क्यों? ताकि टाइम टू रिड्यूस द वेलोसिटी इंक्रीज हो सके। जितना टाइम आप वेलोसिटी में चेंज का टाइम बढ़ाओगे उतना फोर्स कम लगेगा, उतना रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। ये लॉ कह रहा है कि when a body stops in a very small time, large force will be required। और उसके अंदर एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आता है, ऐसा ही है। तो फिर गाड़ियां टूट जाती हैं, मुंह टूट जाता है। समझ आया नहीं है? तो रेत पे गिर के चोट क्यों नहीं लगती? क्योंकि रेत जो है वो बॉडी के मोमेंटम में चेंज कर, वेलोसिटी को जो चेंज का टाइम है वो दबाकर बढ़ा देती है, इससे चोट कम लगती है। जब भी बॉडी के को रोकने में आप टाइम ज्यादा लेंगे तो फिर जो फोर्स लगेगी वो कम लगेगी, और जब आप बॉडी को रोकने में टाइम कम लगाएंगे, बॉडी सॉलिड सरफेस के साथ टकराएगी तो रुकने में टाइम कम लगता है, तो चोट ज्यादा लगती है। ठीक है, इस पे और बहस कर लेंगे अगर आप कहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।